हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आइए सर, मिलते हैं अपने प्रॉमिस के हिसाब से। अपने नियमित समय पर तो नहीं है, 5-7 मिनट लेट हो जाता है। पता नहीं आजकल नोटिफिकेशन ही यूट्यूब मेरा 3-4 मिनट के बाद देता है। पता नहीं यूट्यूब को क्या दुश्मनी हो गई है हमसे। तो आइए सर, सेट नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 79 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। आज बहुत सारा बच्चा, आज मैं गया था एनटीपीसी का रिव्यू करने, तो बच्चे तो बताते हैं सर कि क्या मामला है। पहले सारे बच्चे लाइव आ जाएं तो फिर मैं बताऊंगा कि क्या मामला हुआ जब मैं हम वहां गए। वो तो एक वीडियो में बना के दिया हूं, लेकिन मैं पर्सनली बहुत कुछ फील किया आज। आइए सर, पहले क्वेश्चन में, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? सर लंबी आंत जो होती है ना, ये आंत जो है, छोटी आंत लंबी होती है शाकाहारी की। छोटी आंत लंबी होती है किसकी? शाकाहारी की। क्यों? क्योंकि यह सेलुलोज पचाता है। क्योंकि यह सेल्यूलोज पचाता है। सेल्यूलोज जो होता है सर पादप में, सेल्यूलोज पचाता कहते हैं छोटी आंत लंबी होती है शाकाहारी की। छोटी आंत लंबी होती है किसकी? शाकाहारी की। क्योंकि यह सेल्यूलोज पचाता है। क्योंकि यह क्या पचाता है सर? क्योंकि यह सेल्यूलोज को पचाता है, इसीलिए छोटी आंत लंबी होती है किसकी? शाकाहारी की। तो सर अब क्वेश्चन में जब जाओगे तो आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। कहेंगे गाय की छोटी आंत लंबी होती है, क्यों? क्योंकि यह सेल्यूलोज को पचाता है, क्योंकि घास खाता है, क्योंकि शाकाहारी है। गाय की छोटी आंत लंबी होती है, क्यों? क्योंकि शाकाहारी है, यह घास खाता है और घास में सेल्यूलोज होता है। ठीक है, अब बताइए सर आंसर, व्हाट इज द आंसर? आंसर की दुनिया में अगर हम चलें तो कहते हैं निम्न जानवरों में से किसका अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो लंबी आंत जो होती है सर किसकी होती है? शाकाहारी की, क्योंकि वो सेलुलोज पचाता है। लोमड़ी मांसाहारी है, कुत्ता मांसाहारी है, बाघ मांसाहारी है, खरगोश शाकाहारी है। इसकी छोटी आंत लंबी होती है। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। देखो ये शाकाहारी है, इसकी छोटी आंत बहुत लंबी होती है। ये शाकाहारी है, इसकी छोटी आंत बहुत लंबी होती है। यहां तक देख लो, ये छोटी आंत है, इसकी बहुत लंबी होती है। इसकी जो छोटी आंत है, देखो ये मांसाहारी है, चीता है, इसकी छोटी आंत छोटी होती है क्योंकि ये सर मांसाहारी है। इसकी छोटी आंत लंबी होती है क्योंकि ये शाकाहारी है, क्योंकि ये खाता है घास जिसमें होता है सेलुलोज, जिसका सेलुलोज के पाचन के लिए ही इसको छोटी आंत लंबी चाहिए होती है। अब बता आंसर क्या हो जाएगा? खरगोश। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? अगला क्वेश्चन देखिएगा गौर से। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो सर फिर वही बात हो गई, क्लोरोप्लास्ट को, कार्बोहाइड्रेट को, सेलुलोज को, प्रोटीन को। आंसर होगा सेलुलोज को, क्योंकि सर घास में सेलुलोज होता है। वेरी गुड, द आंसर इज, आंसर इज, आंसर इज। आंसर बताइए क्या हो जाएगा सर? व्हाट इज द आंसर? बी फॉर बॉल। डी कैसे हो जाएगा? अरे दानव, बी होगा, बी फॉर बॉल इज द आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तंत्र क्या? सर पाचन तंत्र में अंदर में इंडोस्कोपी होता है, ऑप्टिकल फाइबर। सर अगर हम पाचन तंत्र की जांच की बात करें, पाचन तंत्र की जांच की बात करें, पाचन तंत्र की जांच, पाचन तंत्र की जांच की, सर अभी जो नॉर्मल ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं उसी पर हम बात करते हैं। पाचन तंत्र की जांच किसके द्वारा होती है सर? कभी डॉक्टर के पास जाइएगा, बड़ी ठगता है इंडोस्कोपी कर करके, लेकिन सर इंडोस्कोपी से इलाज भी होता है। एक बार हम ड्राइवर के टाइम में पढ़ा रहे थे, हमको याद है उस टाइम इतना बच्चा का लोड था टेक्निकल में, ट्रेड का, कि हमको लगता है पूरा ट्रेड हम लगभग 40 से 45 हजार बच्चा खाली ट्रेड का पढ़ाए थे। उस टाइम रात में 10-10 बजे तक क्लास लेते थे। तो पेट में खाना उन्हें टाइम पे नहीं होता था, पेट में दर्द होता था। बीवी थी नहीं जो खाना बना के देगी। भोरे भोरे रोटी बेल लेते थे, 4 को खाइयो लेते थे, 4 को लेइयो लेते थे। जाते थे वहां, दिन में काम वाली आती थी, अपना खाना बना के चल जाती थी, और वही खाना रात में खाते थे। जब पेट में दर्द होता था, पेट में दर्द हुआ तो गए दिखाने, तो कहा कि ढीली दर्द करता था। बच्चा बुझे दर्द,
बच्चा का कहने है मास्टर बा पैसा लिया है, जल्दी आओ नाचो। आप गए डॉक्टर बा के पास तो कहा इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी में जब जैसे वो डाला एगो पाइप, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर पाइप डाला। मां का समय इतना दर्द हुआ, भगवान से मनाना कि कभी तोरा ये काम नहीं करना पड़े, न तो हेतना बड़का पाइप रहता है चला, हेतना बड़का पाइप रहता है, वो सौंसे ठूस देता है, और ठूस के कैमरा से खप खप तो पिछवाड़ा के हर पार्ट के फोटो ले लेगा। उसी में हमको निकला एस्ट्रल गैस्ट्रिक, 60% के फोटो दिया, हम ठीक हो गए, आराम से फिर क्लास लेना शुरू कर दिए। तो कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंडोस्कोपी, इन का मतलब होता है अंदर, स्कोपी मतलब सर फोटोग्राफी। इंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। पाचन तंत्र की जांच, पाचन तंत्र की जांच की जाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। बताइए सर आंसर क्या होगा? कहां ठूसता है? मुंह में ठूसता है, मुंह में। पाचन तंत्र और केना से दिखेगा? तो केना से चाह रहा है तुम, लिख रहा है केना से ठूसता है, केना से तू चाह रहा है बता, जनस तू चाहेगा उन्हें चल जाएगा। इंडो पाचन तंत्र की जांच, एक पर एक दानवी प्रवृत्ति के बच्चे हैं, जिसका कोई क्या कहें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, पाचन तंत्र की जांच, यहीं से ठूसता है। देखो ये ठूस रहा है। कहते हैं किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है सर? इंडोस्कोपी। ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप सर दोलन के लिए हम लोग यूज करते हैं, दोलन के लिए। और माइक्रोस्कोप तो सूक्ष्म चीजों का दर्शन के लिए, सूक्ष्मदर्शी है। रेडियोग्राफ, रेडियोग्राफ सर आवृत्ति का पता लगाने के लिए, आवृत्ति का पता लगाने के लिए, आवृत्ति का पता लगाने के लिए हम लोग रेडियोग्राफ का उपयोग करते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, आंसर बता दीजिए। C for कैट, कैट इज द मतलब बिल्ली। मुझे गैस हो गया है, गैस हो गया, ठीक करें हम, एंटासिड खाओ। मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? तो सर सांस जब हम लोग अंदर लेते हैं तब लेते हैं ऑक्सीजन 4%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नाइट्रोजन 78%। और जब छोड़ते हैं तो गौर फरमाइएगा जनाब, इधर इधर की तरह गया, ये 21% हो जाएगा, इसको ठीक कर लेना, 21% हो जाएगा, मिसप्रिंट है। ये 16 से 17% हम लोग छोड़ते हैं, और उसके बाद क्या क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड 4% और नाइट्रोजन 78% छोड़ देते हैं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो गैसों का मिश्रण छोड़ते हैं। तो कुछ लोग मारेगा गैसों का मिश्रण, तो गैसों का मिश्रण में तो बहुत सारा चीज आ जाता है, तो सब थोड़े छोड़ देते हैं हम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं सर, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीला होता है, जो छोड़ेगा वो छूट जाएगा, चल देगा। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हम लोग छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। तो बताओ क्या होगा? मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? व्हाट इज द आंसर? क्या होगा आंसर? आंसर बता क्या होगा? ए की बी की सी की डी, 4 का आंसर बताओ बाबू मेरे, सोना मेरे, क्या होगा? ए की बी, डी मार रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। काहे? गैसों का मिश्रण काहे नहीं होगा? क्या होगा आंसर? अरे दानवों, यहां होगा मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? छोड़ दिया जाता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है, ये सही है। यहां ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण कुछ लोग मार देगा, जो कि गलत है। डी नंबर इज द राइट आंसर। मुख्यतः सर मानव श्वसन में मुख्यतः छोड़ा जाता है, जो हम लोग छोड़ देते हैं, मेनली जो छोड़ते हैं वो है सर कार्बन डाइऑक्साइड। कहेगा ग्रहण किया जाता है तो कहेंगे ऑक्सीजन। हम लोग जो ग्रहण करते हैं वो है ऑक्सीजन, और जो हम लोग छोड़ते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां मामला गड़बड़ाना नहीं, कुछ लोग गैसों का मिश्रण मार देंगे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। मानव वृक्क, पथरी की अगर हम बात करें, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, और सर ये अम्लीय होता है, ये भी ध्यान में रखना, ये इस बार पूछा है सीपीओ में। कहता है कि मानव पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट। ये जो पथरी तुम देखते हो ये कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। यही चला, यहीं पर जो है ना जाम लग जाता है, जाम लग जाता है तो ये जो मूत्र मार्ग में थोड़ा दर्द स्टार्ट हो जाएगा, मूत्र जेबे नहीं करेगा बाहर,
मामला हो जाएगा गड़बड़। यहां पर यहां फंस जाएगा, यहां फंस जाएगी। छन्नी है, इस छन्नी में जेबे नहीं करेगा तो जेबे नहीं करेगा, जाम लगेगा, जाम लगेगा, दर्द होगा। तो कहते हैं भैया कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है और ये एसिडिक होता है। कैसा होता है सर? ये होता कैसे है? अभी देखिएगा अधिकतर लोगों को पथरी हो रहा है, काहे? वो अम्लीय खाना खाइएगा तो पथरी हो जाएगा। अम्लीय खाना मतलब जैसे सर समोसा डेली डेली खाइएगा, डालडा वाला चीज डेली डेली खाइएगा, ऑयली चीज मुर्गा डेली डेली खाइएगा तो सर पथरी होबे करेगा। इसलिए अधिकतर लोगों को पथरी हो रहा है, क्योंकि ये एसिडिक खाना जो आप खाते हैं वो धीरे धीरे जो छनने के बाद यहाँ पर कुछ धीरे धीरे जमा होने लगता है और जमा होते होते ये एक पथरी का रूप ले लेता है, जिसके कारण आपको दर्द होता है। एक बार चला क्या हुआ कि हम गए, तो ये कहानी सुनना तुम्हारे लिए जरूरी है। आप कहिएगा क्यों जरूरी है? जो हम तुमको सुना रहे हैं तोरे लिए, तोहर बीवी बच्चा के लिए, तोहर घर परिवार के लिए जरूरी है। एक बार हम क्या हुआ, पिछला बार दशहरा में, ई बार दशहरा नहीं, पिछला बार दशहरा में हम गए घर में गए तो वही दशहरा के टाइम में एएलपी का टाइम चल रहा था, और एएलपी नहीं कोई बैच चल रहा था उस टाइम। पिछले बार दशहरा में भी शायद कोई चीज का वैकेंसी दे दिया था, उसी का बैच चल रहा था बहुत ज्यादा। तो सारा बैच ऑफ कर दिया और 2 दिन के लिए हम घर चले गए। 2-3 दिन के लिए गए तो पूरा पेट में हमको जो है दर्द होता था। तो उस खा लिए थे, वो मेरा भाई एक दुकान खोला था सुधा डेयरी, तो वो कहा कि देखो ना सुधा के रसगुल्ला है, खाओ। हम बोले सुधा के रसगुल्ला तो लाओ खिलाओ, भैया मुफ्त में मिल रहा था तो काहे नहीं खाएंगे। हम अपना लेके खा लिए, लेकिन पैसा दे दिए उसको, इसलिए दे दिए कि हम मुफ्त का नहीं खाते हैं। तो खा लिए, खाने के बाद क्या हुआ ना कि 4-5 को 6 को खा लिए, बहुत आदमी थे, तो पेट में दर्द होने लगा। तो गए एगो डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर साहब को बोले कि डॉक्टर साहब ये जो है हमारा यहाँ पेट में दर्द करता है। तो ऐसे ऐसे छूता था तो कहता दर्द कर रहा है। हम कहते हाँ हाँ, और जोर से छूता था, कहता हाँ 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 यही। कहा ठीक है एक्सरे करवाओ। एक्सरे करवा लिए। फिर कहता अल्ट्रासाउंड करवाओ, फिर वो करवा लिए। अल्ट्रासाउंड में क्या किया वो कि अल्ट्रासाउंड जब हमको दिया, तो गुरुजी तो तेज आदमी है, अल्ट्रासाउंड में क्या था कि वो जो है सीधे सीधे नहीं था, वो थोड़ा सा यहां पे टेढ़ा दिख रहा था। तो कहा कि देखिए यहीं पर जो है ना आपका पथरी है, अब एगो ना दू गो है। हम बोले तो अब डॉक्टर साहब उपाय? बोला अब कोई उपाय नहीं है, चीरना पड़ेगा बाबू छोटू। हम बोले कोई बात नहीं मास्टर डॉक्टर साहब, दूसर कोई उपाय नहीं है। तो कहा दूसर कोई उपाय नहीं है, 2-3 दिन में तुम सोच लो, न तो कहीं भगवान जी सोच लिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम बोले कि ठीक है। गए, हम क्या किए, उसी दिन 10वीं था, हम तुरंत 10वीं के मूर्ति भसन के दिन गाड़ी पकड़े चल आए, यहां पर चला आ गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास आए ना, देखो ये कहानी जनहित में जारी है, मेरे साथ बीता है। जब यहां आके अल्ट्रासाउंड करवाए ना, देखो अमित कुमार बंका सर हैं, मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, क्योंकि हमेशा गुरुजी को जो है पढ़ाने के, तुम लोग ना समझता है कि 99 टका दे के लूट लिए, मां एकदम पेट में दर्द करते रहता है, चला बकते बकते। लेकिन इल्जाम पे इल्जाम तुम लगाते रहता है। जब वहां गए तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, हो सकता है पथरी होगा। तो हम गए, तब एगो मैडम थी, तो वो अपने से सर गए, जांच किए, तो हमको दिखाए कि देखो कहाँ है पथरी। हम उनको पहले बता दिए थे, तो वो बोले कि नहीं है पथरी, देख लो तुम अपने से। हम अपने से देखे, कोई पथरी नहीं था। तो फिर वो क्या किया, 50 टका के दवाई दे दिए, एस्ट्रल गैस्ट्रिक का एंटीबायोटिक, स्टोमक स्पेशल। 50 टका की दवाई में 2 डोज दवाई खाया, आज तक वो पेट दर्द नहीं हुआ। वो डॉक्टर को वहां जाकर अंधुन थोपियाए, 3-4 आदमी मिलके गया, खूब जो है लड़ाई झगड़ा करके चल आएगी, चोटा हमारे पेट फाड़ रहा था। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके घर में किसी को पथरी हो, किसी को भी पथरी हो, या डॉक्टर तुमको कुछ कहे, तो कृपया एक डॉक्टर से सजेशन ना ले, मोर देन दैट डॉक्टर से सजेशन ले। मतलब मोर देन 1 या मोर देन 2 डॉक्टर से 500 रुपए फीस देके सजेशन ले तभी पेट का चीरफाड़ करवाएं, नहीं तो गुरुजी के जैसा मामला गड़बड़ा जाता। गुरुजी कभी पढ़ा नहीं पाते और सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। इसलिए आप ऐसा काम ना करें। आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ता है, क्रोनिक डिजीज है, तो आप 1 से 2 से 3 डॉक्टर से सजेशन लीजिए, 500 टका लगेगा। 500 एकरा दिए, 500 एकरा दिए, सेम के सब तीनों डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब धिया पुता रहेगा तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम क्रोनिक डिजीज की बात कर रहे हैं। धिया पुता जब रहेगा तो हमरा से मिलना, हम गुड़ बात बताएंगे तो ओकरा से हो जाएगा तो धिया पुता। अगला हम चलते हैं। हाँ, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, एकदम सही बात है। देखो 2 प्रकार के नाखून है यहाँ। एगो ये जो तुम नाखून देख रहा है, करिया है, ये गोर गोर नाखून है। ऐसा नाखून हो तो कोई बात हो ना रे, एकदम
ई पार से ऊपर झलक रहा है। ई करिया नाखून, समझ ही रहा है, पैरिया वाला मामला है। ई जो नाखून है एकरा काटो के दर्द नहीं होगा, निर्जीव है, जान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कोशिका होती है, फिर ये जो कोशिका तुम देख रहा है ये मृत कोशिका है। अमृत कोशिका है तो सर काटिएगा तो दर्द नहीं होगा। तो कहता है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। नाखून मृत कोशिका के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचार नहीं होता है। कुछ लोग इसमें कह देते हैं कि बी नंबर नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, जो कि गलत है। ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ए फॉर एप्पल। नाखून शरीर के में रक्त का प्रवाह नहीं होता, इसलिए दर्द नहीं होता है। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, ये सेकेंड ऑप्शन होगा। बेकार हिस्सा है, ये सेकंड ऑप्शन में आप मार सकते हैं, नहीं तो ये फर्स्ट ऑप्शन यही मेनली सही होगा। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। सर कैल्शियम फॉस्फेट का तो हड्डी बना होता है। ये तो 100 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्या बना होता है, आंसर होगा हड्डी। इनमें से कोई नहीं, आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुरुष के प्राथमिक यौन अंग कौन से होते हैं? सर प्राथमिक यौन अंग टेस्टिस होता है, वृषण। प्रोस्टेट की अगर बात करोगे तो ये स्पर्म का निर्माण करता है, लिख लो, ये स्पर्म का निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। और ये भी पूछता है कि प्रोस्टेट कहां होता है, तो गौर से देखोगे तो प्रोस्टेट तुमको मिल जाएगा। यहां पर प्रोस्टेट होता है, ये जो देख रहे हो पूरा, ये तुम्हारा ये पेनिस हो गया, ये टेस्टिस हो गया, और यहां पर ये प्रोस्टेट होता है जो टेस्टिस के ऊपर में होता है। ये टेस्टिस है, वृषण है, इसके ऊपर में होता है तुम्हारा क्या, प्रोस्टेट। ये पूछता है, कहता है प्रोस्टेट ग्लैंड है सर। ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहां होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड भी स्पर्म का निर्माण करता है। कहेगा ये कहां होता है, तो कहेंगे वृषण के ऊपर में। ये कहां होता है सर? वृषण के ऊपर में। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बिफोर बॉल। वीर्य पुट्टिका नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। वास्ट डिफरेंस कुछ खास नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि सर ऊपर होता है टेस्टिस के। मनुष्य में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। सर गर्भाशय के स्तर में मनुष्य का जो निषेचित अंडा होता है वो यहां गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। और गर्भाशय ग्रीवा में अंतर है सर। ये गर्भाशय हो गया, और ये जो तुम देख रहे हो ये कवर, ये गर्भाशय ग्रीवा हो गया। तो ये गर्भाशय के नीचे होता है गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय के नीचे होता है गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। और गर्भाशय ग्रीवा एक मार्ग है। गर्भाशय ग्रीवा की अगर बात करें तो हम कहेंगे यह एक क्या है, मार्ग है। और गर्भाशय क्या है, जहां पे अंडे का उत्सर्जन हम लोग करते हैं, प्रत्यारोपित करते हैं। अंडाशय नहीं होगा, योनि भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बिफोर बॉल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। धात्विक ऑक्साइड, ये क्वेश्चन देखने से ही बहुत बड़ा लग रहा है। ये क्वेश्चन देखने से इतना भयानक लग रहा है कि एग्जाम हॉल में अगर दिख जाए तो तुम मामला गड़बड़ा दो एकदम, इसलिए कि इतना बड़का है, वो भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन। देखने से ही लगता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। बहुत अच्छी बात ही कह दिया है। अभी तक हम जानते हैं कि अधातु अम्लीय होता है। हम जानत है कि अधातु अम्लीय 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 होता है। अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये तो तुम जानत हो। क्षारीय होता धातु के ऑक्साइड, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। एक होता उभयधर्मी। उभयधर्मी बोले तो चला ना, अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण होता है। इसमें एग्जांपल में है Al2O3, इसका एग्जांपल है ZnO, इसका एग्जांपल है PbO2, ये इसके एग्जांपल्स हैं। देखो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। प्यारे बच्चों, जो तुम्हारा एनर्जी है इसको मम्मी पापा के लिए मेंटेन करके रख। प्यारे बच्चों, हर हाल में इसको मेंटेन करके रख, क्योंकि आज जो मैं देख के आया हूं सेंटर पर से, हमको खुद समझ में नहीं आया, वो मैं वीडियो में बयान नहीं कर पाया। मैं ये बता देता हूं चला तुमको कि जो मैं देख के आया हूं उसमें इतना डर था बच्चे में कि मैं बता नहीं सकता। मतलब वो जो बच्चा बोल रहा था, तुम कभी उस वीडियो को अगर देखा होगा तो तुम देखना। मैं जब सेंटर पे गया, खुद गया, मेरे घर से जस्ट हाफ किलोमीटर भी नहीं है, 200 से 300 मीटर पे सेंटर है। जब मैं वहां गया तो मुझे बड़ा अजीब फील हुआ कि बच्चे का हाथ पैर थरथरा रहा था, जबकि एग्जाम हुए 10 मिनट हो चुके थे और 10 मिनट के बाद भी उसका हाथ पैर अस्थिर नहीं था, ऐसे से थर 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 कर रहा था। तो मैं जब उससे पूछा, तुम लोग देखने से तुमको लगेगा कि भोकवा है, लेकिन सर आप समझिए कि वहां लगभग का स्थिति भोकवे वाला था। जब एग्जाम हॉल से देके निकला तो बोला सर एको चैप्टर छोड़ा कहां, सब चैप्टर से क्वेश्चन था, चाहे वो मैथ में हो चाहे वो रीजनिंग में हो।
जैसा सिलेबस डिफाइन था वैसा ही सिलेबस से क्वेश्चन था। और एक लड़का हमको बताया तो बड़ा अजीब लगा कि एक क्वेश्चन में वो लटका और उसका स्कोर 6 से 7 डाउन हो गया। तो सर किस क्वेश्चन में लटकना नहीं है इसका भी डिसीजन आप ही को लेना होगा। और सर आपको लग रहा होगा, हमको तो एक लड़की से हम देखे तो हमको बड़ा अजीब लगा। वो लड़की जब एग्जाम हॉल से निकली तो उसके मम्मी पापा बोले कि बैठो, चलो, टेम्पू लगा हुआ है। वो बोलती अभी नहीं जाएंगे, 10 मिनट रुक जाइए। और लड़की वहीं बैठी रही, पता नहीं क्यों और क्या, कुछ बोल ही नहीं रही थी। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद का जो सिनेरियो होता है ना चला, वो बड़ा गड़बड़ होता है। वो लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप बैठी हुई थी। और सब जब बोलते थे कि चलो टेम्पू है, चलो टेम्पू है, बोलते थे रुक जाओ। मतलब आतंक का दूसरा नाम एग्जाम है चला। किसके लिए? उस बच्चे के लिए जो तैयारी करके नहीं। हम तो सेंटर पर गए तो रहेगा बात बताते हैं, गुड़ बात। हम जब सेंटर पे गए ना तो वो ना एग्जाम है। अब महा भिसाण मैडम सब, महा भिसाण मर्द सब एकदम जब पान खा के एकदम जो है टेम्पू से उतरे, पुड़िया उड़िया मार के एकदम खैनी लटाते हुए। हाँ, अब मैडम सब तो हमको लगता है घर से दिया पुता किसी तरह सुला के आई थी। लगभग 10-12 गो थी। मतलब समझो कि 60% जो है ना ऐसा कैंडिडेट हमको दिख रहा था जिसका पढ़ाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। जो किताब सन 1956 में चलता था वही किताब ओकर हाथ में था। मतलब 1956 में आजादी के टाइम में जो छपा होगा ना वो किताब ओकर हाथ में था और पढ़ रहा था। पढ़ियो नहीं रहा था, बस लेके डोला रहा था। हमको तो बड़ा अजीब लगा। एगो लड़का से हम मिले, वो बोला कि सर हम लोग LIC देखते हैं सर। ये तो बस ऐसे ही आ गए। तो ये प्यारे बच्चों, इस घटना से आपने क्या सीखा? अपने अंदर कमजोरी मत आने दो। तुमको एकदम नहीं घबराना है। घबराते वो लोग हैं, डरते वो लोग हैं जिनकी तैयारी नहीं है। आप तो एकदम तैयार हो मेरे शेर। एकदम तुमको नहीं डरना है, तू शेर है, इसलिए तुमको एकदम डरने की जरूरत नहीं है। ये वो बच्चे हैं सर आज जो हमसे पढ़ रहे हैं जिनकी तैयारी लगभग पिक पे है। बस वो हटना, कहते हैं ना अगर तू थक गया तो तू समझ ले लगभग मंजिल तूने चढ़ ली है। इसलिए थकना नहीं, 2 कदम पे मंजिल है, अब उसे पार करना है। कहते हैं धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। एकदम अच्छी बात कहा है, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। एकदम सर, अम्ल से प्रतिक्रिया करके धातु लवण और जल बनाता है, का निर्माण करते। यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं, यहां तक कि किसी भी घटना का क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अब कहता है निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। सर अन्य से भिन्न है, तुम देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब धातु मौ लगा होगा तो मेटल होगा, तो धातु के ऑक्साइड है तो क्षारीय होगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मौ से मेटल होगा, धातु के ऑक्साइड है, इसका मतलब ये भी क्षारीय है। ये सोडियम ऑक्साइड है, ये भी धातु के ऑक्साइड है, भी क्षारीय है। तुम कहेगा ये भी अल्युमिनियम के ऑक्साइड है, तो ये कैसे अलग हो गए? नहीं सर, ये अल्युमिनियम के ऑक्साइड जिनको ZnO PbO2 ये उभयधर्मी है, ये अपवाद है, इसीलिए आंसर C4 कैट होगा। इसीलिए आंसर C4 कैट होगा। जब सर आप एग्जाम हॉल में जाएंगे सबको खा पी जाएगा। लेकिन सर थोड़ा सा अब जो है एनालाइज करने की जरूरत है। अब नए पैटर्न, जो थोड़ा सा पैटर्न में मिक्सिंग हो रहा है जो कि ग्रुप D तक चलेगा, इसमें सर कुछ स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं और समझिए कि लगभग बहुत दिन से इस पर हम 3-4 लोगों का टीम लगाए हुए हैं कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आगे क्या पूछ सकता है, अब पीछे क्या पूछा है। तो लगभग हमको लग रहा है कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह से भी क्वेश्चंस जो है आगे ग्रुप D में भी 1-2 रहने चाहिए। और इधर सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, प्रथम, भारत के प्रथम कौन, अंतिम कौन, फलना कब कहां हुआ था, चिलना कब कहां हुआ था, इस सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पकड़े जा रहे हैं। अगर तुम मैथ और रीजनिंग के बाद इधर आते हो साइंस के अलावे, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से पकड़े जा रहे हैं। तो हम अगर हमको ऐसा लगता है कि अगर 100-150 प्लस सेट अगर बच्चा 20-20 क्वेश्चन का खाली प्रैक्टिस करके चल जाएगा तो एग्जाम हॉल में टन देगा, चाहे वो ग्रुप D में हो चाहे वो NTPC में। तो अगर हम उस पर भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो करंट अफेयर्स की किताब मेरी आ रही थी उसके साथ अगर ऐसा हम करते हैं तो कितने लोगों को लगेगा कि ये ठीक होगा? करंट अफेयर्स प्लस करंट अफेयर्स, वो भी टॉपिक वाइज सेट प्रैक्टिस। टॉपिक वाइज मतलब समझ रहा है, खेल और खिलाड़ी एक जगह रहेगा, पुरस्कार सारा एक जगह रहेगा, दिन और दिवस एक जगह रहेगा। ये 20 क्वेश्चन में सब मार लेगा, 20 क्वेश्चन 20 पुरस्कार तुम्हारा एक साथ लग जाएगा, कंप्लीट प्रैक्टिस। और एक प्लस में स्टैटिक जीके,
स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके में तुम्हारा फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर जो नॉर्मल ट्रेंड के हैं। अगर लड़का को एक जगह मिल ले तो खट 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 लगा लेगा और लगा के एग्जाम हॉल में चल जाएगा, तो उसको मैक्सिमम फायदा होना चाहिए। तो अगर स्टैटिक जीके का लगभग इसका भी कंप्लीट लगभग 50 सेट और इसका 150 सेट अगर बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है अप्रॉक्स, जिसमें सब आ जाएगा लगभग स्टैटिक का, तो हमको लगता है ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये सही है या इसमें कुछ ऐड करना चाहिए तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं। इसमें स्टैटिक जीके में वो सारे क्वेश्चन जो अभी के ट्रेंड के हिसाब से पूछे जा रहे हैं और ग्रुप डी तक पूछे जा सकते हैं। 20-20 क्वेश्चन का सेट खट 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 मार लेगा। सारा पुरस्कार एक जगह, जितना पुरस्कार है सब एक जगह। जैसे एक सेट तुम मारोगे 20 क्वेश्चन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सब पुरस्कार है, फलना पुरस्कार, चिलना पुरस्कार, ढकेलना पुरस्कार, सब पुरस्कार एक में मिल जाएगा। तो खट 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 मार लेगा। दिन दिवस एक जगह तुमको 20 क्वेश्चन मिल जाएगा, 20 को मार लेगा, खट खट खट, ओएमआर रहेगा, नीचे रंग लेगा, इस साइड रहेगा, आंसर मिला लेगा। एक बार मिला लेगा, देख लेगा, तो हमको लगता है वहां पर बार बार रिपीट करके जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो हमको लगता है कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। और करंट अफेयर्स ही है तो टॉपिक वाइज तुमको सारा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज अगर तुमको सेट मिल जाए तो तुम खट 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 मार लेगा, तो हर काम हो जाए। टॉपिक वाइज अलग अलग, जैसे माइंड मेकअप कर लिए कि इस पेज में हमको दिवस ही मारना है, इस पेज में तुमको सारा का सारा दिवस मिल जाएगा। सारे के सारे नेशनल पार्क के 20 क्वेश्चन यहां पर ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, खट खट कर मार लो, ओएमआर रंग लो, आंसर है बगल में, चेक कर लो, तब जाके होगा। पता नहीं अभी का जो स्टैटिक जीके का हम देख रहे हैं माहौल जो मार्केट में है, हमको तो पता नहीं सूट नहीं किया। बच्चा जब तक माइंड मेकअप नहीं करेगा और एक जगह क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तब तक उसके प्रैक्टिस, उसको चेक थोड़े करना है, उसको ध्यान में भी रखवाना होगा। सर अभी हम तुमको चेक करने के दृष्टिकोण से अगर इसको लेते हैं तो फिर मिसलेनियस हो जाएगा, मिसलेनियस से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो अगर तुम लोग कहोगे तो हम इसके कंप्लीट 150 नहीं 170 प्लस सेट में लगभग सब क्वेश्चन आ जाएगा और 20-20 क्वेश्चन का रहेगा। मतलब अगर 1 घंटा तुम बैठेगा 10 सेट मार लेगा, 1 घंटा बैठेगा 10 सेट से 15 सेट आराम से टिकटिका के देख लेगा और करेक्शन करके अपने आप को चेक कर लेगा। और लगभग 50 सेट इसके, 50 मोर देन 50 सेट इसके। तो अगर इतना सेट तुम मार लेता तो अभी से ग्रुप डी तक तेरे अंदर एकदम बूस्टअप आना चाहिए, एक बूस्टर आना चाहिए। तो अगर तुम लोग एग्री करेगा तो हम इसके लिए सर, अभी ये मेरा तैयार हो चुका है, इस पर काम चल रहा है, तो तुम लोग अगर कहेगा तो ये किताब हम आपकी सेवा में उपलब्ध करा देंगे। काम लगभग हमने लगाया है अपने हिसाब से, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये अभी एकदम जरूरी है बच्चों के लिए, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो सर उसी के दिशा में हम लगभग 8 गो टीचर को इस पे लगाए हुए हैं, 8 टीचर मिलकर इस पर काम करें एकदम टॉपिक वाइज। अगर दिन दिवस है तो ये पेज में खट 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 खाली दिने दिवस के क्वेश्चन रहेगा, जो पूछ सकता है या जो पूछा है या जो पूछेगा। एक सेट में नहीं होगा तो बड़ा टॉपिक है 2 सेट दे दिए, लेकिन उतना क्वेश्चन दिन दिवस एकदम मेकअप कर लेना, यही 2 पेज का ऑब्जेक्टिव मार के जाना है और वहां टकटका देना है। बहुत जल्दी सर आपकी सेवा में करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके लॉन्च करेंगे। थोड़ा सा सर लगभग इतना सेट रहेगा कि तुम मोर देन सफिशियंट होगा और एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस कोशिश करेंगे गुरुजी आपकी सेवा में लाने का। कहते हैं सर एकदम 100% सर आपका यही प्यार, तो सर मां कसम वाला बात है। अभी 7 टीचर सर हमारे काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, जो आपकी सेवा में सर उपलब्ध करवाएंगे। कहते हैं डैश परमाणु का आयतन सबसे कम होता है और अभी तक का सबसे यूनिक बुक होगा ये स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर्स के लिए। कहते हैं सर डैश परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, तो सर सबसे कम होता है तो आप गौर फरमाइएगा, इधर से 21 22 23 24 25 26 27 28 29, जब इधर से इधर जाते हैं जनाब तो आयतन घटता है, आयतन आवर्त में जब जाते हैं तो आयतन घटता है, और जब इधर आते हैं तो आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। तो इधर से इधर जाते हैं आयतन घटता, ज्यों ज्यों देखो परमाणु संख्या बढ़ता है आयतन का घटता जाता है। सल्फर का कितना होता है 16, फास्फोरस का होता है 15, सिलिकॉन का होता है 14, हीलियम का होता है 2। बता सबसे ज्यादा जकर होगा परमाणु संख्या ओकर आयतन होगा सबसे कम, आंसर हो जाएगा 16। ए फॉर एप्पल, जल्दी से लिख लो। आवर्त में परमाणु संख्या, आवर्त में जब जाओगे तो आयतन घटता है, त्रिज्या घटता है, आकार घटता है, और जब वर्ग में आओगे तो बढ़ता है। आवर्त में देखो जितना भी एटॉमिक नंबर है वो बढ़ते जाता है। और सर आप लोग इस हमारे पब्लिकेशन को सपोर्ट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सभी बुक को सराहा है, और आगे और मेहनत करेंगे और आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स लाएंगे सर, क्योंकि हमको पता है तुम मेहनत से ही तुम हमारा हो सकता है।
फ्रॉडगिरी से तो तुम हमको गरियाएगा, इसलिए मेहनत ही ज्यादा कर लेंगे, प्यार तो अपने आप मिल जाएगा। कहता है एक परमाणु के किसी अन्य तत्व के परमाणु, ये बड़ा क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं। कहता है एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर, चलो एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से बंध गया, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, मैंगनीज नहीं है ना कहेंगे, एल्यूमिनियम नहीं है ना कहेंगे, मैग्नीशियम नहीं ना कहेंगे, ये गुण है, ये विद्युत ऋणात्मकता का गुण है, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का गुण है। देखो तुमको अगर देगा दो चीजें देगा, एगो विद्युत ऋणात्मकता, देख लो विद्युत ऋणात्मकता, और एक दे देगा भाई मेरे आयनन विभव, आयनन विभव दूगो देगा, एगो विद्युत ऋणात्मकता एगो आयनन विभव। ये होता है सर इलेक्ट्रॉन निकालने का गुण, या इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये लगभग आकर्षित करने का गुण होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ये होता है सर आकर्षित करने का, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करना, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, आकर्षित करता। और एक होता है आयनन विभव, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम आयनन विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, दोनों को लिख लो, निकालने में ऊर्जा खपत, में ऊर्जा खपत, इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा खपत। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने में ऊर्जा खपत, और आयनन विभव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा खपत। जल्दी से इसको लिख लीजिए सर। अरे बुक दुष्ट अभी आया नहीं, ऑर्डर कर देगा। बुक आया है, दाना कहीं का भी तो कमेंट चल रहा है, जब आएगा तो हम तुमको बता देंगे। इतना आसान नहीं है, हमको पता है कि जितना प्यार से तुम बुक मांगता है ना, उतने प्यार से बच्चा गरीबो करता है, किताब खराब रहता है, ये हमारा बहुत बढ़िया से पता है। कहते हैं चला विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, आयनन विभव इलेक्ट्रॉन निकालने की में ऊर्जा की खपत। आंसर बता क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला, सर सोडिया एसिड में दुए को बात तुमको पूछेगा, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, ये जो सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र होता है इसमें दो गो चीज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। दुए को चीज से सर यहां से निकलने लगता है CO2 गैस, जिससे हम सर ये दो चीजें रिएक्शन करती है और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है, और जिससे हमारा सर क्या हो जाता है, आग बुझ जाता है। कहता है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण कौन है? दूगो है, एगो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण, और अम्ल पूछेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड। बता आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ो या सोडियम बाइकार्बोनेट को, एक के बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और एसिड में कह देगा तो सल्फ्यूरिक एसिड। कहेगा कौन आग बुझाता है तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इन जो से चला सब क्वेश्चन मारता है, पढ़ाए पढ़ाए। एक और आंसर बता जल्दी से, ई तो खट से मार देगा। ब्लीचिंग पाउडर में सर्वाधिक सक्रिय घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, अगर फॉर्मूला होता है चला CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसी से सर ब्लीचिंग पाउडर। आयोडीन ब्लीचिंग पाउडर में सर्वाधिक सक्रिय घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसी से सर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आयोडीन तो हो गया I2, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3। इसका उपयोग एक्वारेजिया बनाने में, एक्वारेजिया जिसमें सर प्लेटिनम और गोल्ड घुल जाता है, एक्वारेजिया बनाने में। अमोनियम सल्फेट तो लवण है, कोई खास काम नहीं है। आयोडीन सर लेमिनेरिया घास से प्राप्त होता है। आयोडीन कहां से प्राप्त होता है? जितना बक रहे हैं चला, हम बोले ना दिन भर खाली मैथ और रीजनिंग पढ़ लो और शाम में गुरुजी के साथ टाइम बिताओ तो और एकदम कल्याण होगा, एकदम 100%। अगर कोई रोक नहीं सकता है, ले हम ऐसा कोशिश करेंगे, हम ऐसा 100% कोशिश करेंगे कि शाम में अगर तू रिवीजन करे तो लगभग जितना मैं बकूं उतने लाइंस तुम्हारे बन जाने चाहिए, उतने लाइंस तेरे दिमाग में छपना चाहिए। अब भर दिन मैथ और रीजनिंग को पकड़ के रगड़ दो। स्टैटिक जीके भी पढ़ना है पूरा एकदम, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए क्वेश्चंस बढ़ाए गए हैं। सर ग्रुप डी का चिंता मत करो, ग्रुप डी में 20 से 25 साइंस रहेगा, 7 से 8, लेकिन वहां भी स्टैटिक जीके रहेगा। तो अभी से थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ के रखेगा तो काम हो जाएगा। अनाधून सेट प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा सेट प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस करो, तुम्हारा काम हो जाएगा।
ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, अमोनियम सल्फेट का कोई खास काम नहीं, आयोडीन लेमिनेरिया घास से प्राप्त होता है, शैवाल से, नाइट्रिक एसिड एक्वारेजिया बनाने में प्रयोग करते हैं जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। अगला, जब सोडियम सल्फेट साधारण बेरियम क्लोराइड विलियन के खूब रिएक्शन ही पूछा है, 2 या 3 गो रिएक्शन पूछा है जो कि हम पिछला 2 गो लाए थे, एगो ई ले आए हैं। सोडियम सल्फेट कहता है जब सोडियम सल्फेट इलो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो ये BaSO4 और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। बता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड कहीं सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, बेरियम क्लोराइड कहीं बेरियम क्लोराइड नहीं बनेगा, बेरियम सल्फेट हाँ बन जाएगा। और कहेगा ये एकल विस्थापन है कि द्विविस्थापन, तो कहना ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि दो को विस्थापित हुआ है। अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो ये समझ में आया होगा क्योंकि हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अबे सर अभी से एग्जाम तक तुम्हारा मेंस ले लो, ग्रुप डी ले लो, ग्रुप डी में 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे साइंस के, मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए प्रॉपरली सर मेहनत कीजिए। हम ये नहीं कहते खाली साइंस से पढ़िए, सब पढ़िए लेकिन रिजल्ट लीजिए। कहते हैं बता क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, यहां हो जाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। देखो डबल विस्थापन क्या हुआ, यहां से सल्फेट हट गया और क्लोरीन जुट गया, और यहां से क्लोरीन हटा और सल्फेट जुटा, तो 2 गो का विस्थापन हुआ, इसलिए दोहरी विस्थापन हो गया। अगला, जो अपने पापा मम्मी से प्यार करता है अभी कम से कम 14 से 15 घंटा पढ़ेगा। कहता है पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम गैस किस तापमान पर प्राप्त किया जाता है, 40 से 205 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से लिख लो, एकदम ही क्वेश्चन यहां से आता है। और टंगस्टन का तापमान गलनांक भी पूछता है, 2 को पूछता है, टंगस्टन का गलनांक। टंगस्टन का गलनांक जैसे जैसे चला शिफ्ट बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में परिवर्तन होगा। टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सी पिछले बार पूछा था, इस बार सर जब पूछेगा जिसके सेट में आएगा उसके सेट में आएगा। पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम गैस किस तापमान पर प्राप्त होता है, 40 से 205। और ये विधि क्या है, तो लिख लेना प्रभाजी आसवन। यहां से 3 को क्वेश्चन पूछता है, यह विधि क्या है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। कौन विधि से, प्रभाजी आसवन। वो आसवन है जिसके द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। प्यारे बच्चों, कितना मतलब कितना सिंसियरली तुम लोग रिस्पॉन्ड करता है। 40 से 205 डिग्री सी प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और आसवन कहेगा समुद्री पानी। हाँ, आंसर बता क्या हो। के बीच में आके ये आई लव यू सोनी, आई लव यू मोनी करते रहता है। हट दानव साहब, बाबूजी को बोलो बियाह करवा देंगे। देखो आएगा कभी कमेंट्स करेगा, आई लव यू सोनी, आई लव यू मोनी, आई लव यू टीनू। सबके तरफ से हम कहते हैं लव यू ऑल, सबके तरफ से सब छोरा के लव यू है, लेकिन पौड़ सबके बियाह करवा देंगे। पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया को पेट्रोलियम किस गैस के तापमान पर प्राप्त होता है, ये हो जाएगा 40 से 205 प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सी। ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। उष्मा विकिरण, चला ध्वनि को छोड़ दो, ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग, दाब तरंग, बार बार हम बताते रहते हैं इस क्वेश्चन को। इसकी गति जो है 331 मीटर पर सेकेंड, यो पूछा है, ये पहला ऑप्शन होगा। इनमें रहेगा तो 332 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट आंसर होगा, ये सेकंड आंसर होगा, न तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और अगर हम बाद बाकी कुछ भी पूछेगा ना, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा ना, तो उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। बता आंसर क्या हो जाएगा। उष्मा विकिरण की गति, तो हम बोले इसमें नहीं है, एक मतलब इसमें बाद बाकी में, अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो प्रकाश के वेग के बराबर, यानी 3 गुना 10 पर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर आंसर हो जाएगा प्रकाश के वेग के बराबर। कुछो कुत्ता बिल्ली नड़िया बिलाई केकरो वेग पूछे, कहना 3 गुना 10 पर 8। जैसे कहेगा गामा के, एक्स के, पराबैंगनी के, दृश्य के, अवरक्त के, सूक्ष्म के, रेडियो के, दीर्घ के, विद्युत चुंबकीय तरंग के, उष्मीय विकिरण के, विद्युत धारा के, कुछो के पूछेगा तो कहना 3 गुना 10 पर 8 यानी प्रकाश के वेग के बराबर आंसर हो गलो। आई लव यू मेरा भाई, हमको लव यू बोलता है, हमको अच्छा लगता है। तुम लोग मेरा बड़ाई करो, हमको अच्छा लगता है। वेरी गुड। कोई नहीं करता है, चला बीवियों रहे तो तनी पैसों से कमा के देंगे तो मेरा बड़ाई करेगी, कोई है ही नहीं। हम अकेले रहते हैं इस मकान में, बाकी सब मेरा भाई लोग है, वो लोग रहता है भर दिन। हम लोग एकदम आराम से खुशी खुशी, और एकदम लगता है कि बिना बियाह के मर जाएंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। तरंग की प्रकृति का वर्णन ऊंचाई कैसे कर देगा, तरंग की गति कर देगा,
तरंग दैर्ध्य कर देगा, आवृत्ति कर देगा। ऊंचाई कैसे करेगा भाई? कहता तरंग की प्रकृति ऊंचाई, तो सर तरंग की प्रकृति थोड़ी होती है, महत्तम ऊंचाई को आयाम कहते हैं। एक बात पूछता है, लेकिन तरंग की प्रकृति यहां ऊंचाई की जगह आयाम दे देता तो आंसर हो जाता। तरंग की प्रकृति को कौन कौन दिखाता है वो भी देख लो। तरंग की प्रकृति को कौन कौन दिखाता है? एक तो तरंग दैर्ध्य है, एक तो तरंग दैर्ध्य है, एक तो तरंग दैर्ध्य है, दूसरा आवृत्ति है, दूसरा आवृत्ति है, तीसरा हो गया आयाम आयाम आयाम, और चौथा हो गया सर गति, तरंग गति, या पांचवा हो गया अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इतना ऑप्शन में से कुछ भी रह सकता है। अरे चला खाली देखते भी रहेगा तो हर काम हो जाएगा। आंसर बता क्या हो जाएगा? ऊंचाई इज द बेस्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? ए फॉर एप्पल। आइए देखो, ऊंचाई की जगह महत्तम ऊंचाई को आयाम कहते हैं। गति, अपवर्तनांक, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, ये सब सर ऊर्जा ले सकता है। ऊर्जा भी सर इसके गुण को बताता है। आंसर हो जाएगा रे। अगला क्वेश्चन बता भाई मेरे, सोना मेरे, शुग्गा मेरे, रे शुग्गा बता न रे आंसर। निम्नलिखित का मिलान करें। विद्युत चुंबकीय तरंग देखो कौन कौन है। तुमको क्या करना है, चला गौर से अगर तुम देखेगा 18 नंबर का, 18 में आंसर में तुमको ये 4 4 4 दिया है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब अगर तुम ये 1 2 3 दिया है, 1 2 3 दिया है, 1 2 3 में एको को अगर तुम जान रहा है, पी का आंसर तुम जान रहा है तो आंसर मिल जाएगा तुमको। तुम गौर से देखो, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग बताओ, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स रिमोट स्विच में सर रेडियो तरंग होगा, अवरक्त किरण हो जाएगा। सूक्ष्म तरंग, विमान, माइक्रोवेव, बता क्या हो जाएगा? सेलुलर फोन है, कैंसर कोशिका है। एफ का 4 होगा, ये फिक्स है। तो सूक्ष्म तरंग का उपयोग हम लोग सेलुलर फोन में करते हैं। माइक्रोवेव्स का उपयोग जितना सर इंटरनल मीडिया है सब में सर करते हैं। जैसे अगर कोई एम्पलीफायर के अंदर तो कहेंगे सूक्ष्म तरंग, रिमोट कंट्रोलर के अंदर तो सूक्ष्म तरंग, लेकिन रिमोट कंट्रोलर से कह देगा तब अवरक्त किरण। ये प्रॉपरली ध्यान रखना कि अगर कोई भी सिस्टम है इसके अंदर कह देगा तो सूक्ष्म, इससे निकलने वाला कह देगा तो अवरक्त, में कह देगा तो सूक्ष्म, से कह देगा तो अवरक्त। अगर रिमोट कंट्रोलर में या किसी यंत्र में कह देगा तो सूक्ष्म तरंग, या मोबाइल में कह देगा तो सूक्ष्म तरंग, से कह देगा तो अवरक्त किरण। ये प्रॉपरली ध्यान रखना मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, ये एकदम ध्यान रखना, यहां से हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर देखो, अब सूक्ष्म तरंग का 3 हो जाएगा, तो सूक्ष्म तरंग का 3 यानी पी का 3 एक में है, ये मारना, आंसर खत्म कर। उसके बाद क्यू का 2 हो जाएगा, क्यू अवरक्त किरण है, विमान नेविगेशन में इस्तेमाल किया जाता है। क्यू का 2 हो जाएगा, आर का 1 हो जाएगा, रेडियो तरंग, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक रिमोट स्विच वगैरह में। आंसर बता 18 का क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा सी। गड़बड़ा ना देना, बी सी में काहे फंस रहा है? देखो, अच्छा रुक, हम चेक कर देते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ होगा तब हमारा चलवा फंस रहा है। ये तो चला गामा किरण कैंसर के उपचार, कहीं कोई झोल नहीं है, रुक हम मिला देते हैं। रेडियो तरंग, विमान नेविगेशन रेडार, ये होना चाहिए, रुक मिला देते हैं। इस सूक्ष्म तरंग ई होगा, अवरक्त किरण घरेलू इलेक्ट्रॉनिक रिमोट। अब मिलाओ तो, हाँ गड़बड़ा गया था, मिलान लो। देखो ई तो 4 होगा, एफ का 4 हो गया, चलो ये खत्म। उसके बाद पी, रेडियो तरंग, पी का 2 देखो तो कहां है? पी का 2 यहां है, अरे बाप रे तो मिस्टेक है, पी का 2। सूक्ष्म तरंग सेलुलर फोन, क्यू का 3, क्यू का 3 यहां है, और आर का 1, अरे चला बी नंबर हो जाएगा आंसर। बी फॉर बॉल, एकदम ठीक है मार रहा है, बी फॉर बॉल हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। ये जो मिला हुआ देखो, अवरक्त किरण रिमोट कंट्रोलर में, रेडार में सर रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग सेलुलर फोन में, फोन के अंदर, सही है। और गामा किरण हो जाएगा कैंसर कोशिका के उपचार में। आंसर हाँ हाँ हाँ, अरे बाबू रे, सोना रे, एनजीओ से खाली याद रखना भाई, मेरे नौकरी हो जाएगा तब, भूलना नहीं। गुरुजी को कभी कभार खाली कभी मिल जाए ना बीवी के साथ, खाली एक बार तुम प्रणाम सर करना, सब हमारा पैसा वसूल हो जाए। जब तक साथ रहे कम से कम ऊंचा आवाज में नहीं बोले। खाली जब इन है, ये एगो लड़का था, वो एगो मास्टर साहब थे, उनकी मैडम बड़ी सुंदर थी,
वो जब भी जाते थे ना, तो अभी बेचारे बहुत कम उम्र के थे, लगभग 24-25 साल के, लड़कों उतने उम्र के था। तो जब जाते थे वो, तो लड़का लोग क्या करता था, ऐसे पैर छू के मैडम का जैसे सर का छुए ना छुए, मैडम का पैर छू के प्रणाम करता था। प्रणाम सर, क्या हाल है सर, अरे दानव रे दानव, ई काम नहीं करना, जे प्रॉपर बात होता है प्रणाम सर, ठीक ना, ई काम करना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कहता है लड़का तो पूरा ना, जैसे हम लोग अगर किसी के अब पता चला कि फलनी सिस्टर है या कोई है, उसके साथ हम लोग जा रहे हैं तो लड़का रोड पे देखे, प्रणाम सर, अरे दानव, दानवी रे दानवी, निम्नलिखित पर पता चला, मतलब सिस्टर लोग, मेरी सिस्टर थी तो हम बोलते थे कि तुम मत जाओ, क्योंकि वो चोट्टा होता है, वो एकदम जो है ना, लड़का क्या बोले, अब छोड़ो, नो कमेंट्स। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है विभिन्न माध्यमों में, भिन्न गति, एकदम सही बात है। विभिन्न माध्यमों में क्या गति, लकड़ी में 10 मीटर पर सेकेंड, एक ही माध्यम में भिन्न गति। आंसर क्या हो जाएगा बता, आंसर हो जाएगा अलग अलग माध्यम में अलग अलग, आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। ध्वनि उत्पन्न होती है सर ध्वनि कंपन से, एकदम नोट कर लो, ध्वनि मेरे भाई मेरे सोना, ध्वनि कंपन से, और उष्मा, उष्मा रे सोना रे हमर सोना, उष्मा होता है गति से, उष्मा रे सोना गति से, या ध्वनि होता है सोना हमर कंपन से, उष्मा गति से, ध्वनि कंपन से, उष्मा अणुओं की गति, अणुओं की गति कर लो, मामला गड़बड़ हो जाता है। उष्मा अणुओं की गति से, अणुओं की गति, अणुओं की गति से, उष्मा कहेंगे अणुओं की गति से, उष्मा कहेंगे अणुओं की गति से, ध्वनि कंपन से, और उष्मा अणुओं की गति से। बता आंसर क्या हो जाएगा। किसी वस्तु किसी पिंड के दोलन होने पर, लोगों से बात करने पर ध्वनि उत्पन्न होता है। यहां लड़का मार देगा, हाँ, लोगों से बात करने पर उत्पन्न होता है। किसी वस्तु में गतिशील होने पर, किसी वस्तु में कंपन होने पर, डी फॉर कुक्कुर, डी फॉर कथी, कुक्कुर। कल अंतिम सेट है सुबह वाला, 10वां सेट कल लास्ट होगा सर। जलूल से जलूल पधारे, वस्तु में कंपन होने पर, वस्तु में क्या होने पर, कंपन होने पर। तो सर आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ध्वनि उत्पन्न होती है वस्तु में कंपन होने पर। एक बार रिपीट कर देते हैं सर, खट खट देख लीजिए, अब फट फट दिमाग में छप। और सर न्यूमेरिकल एकदम अगर आएगा, हमरा ने अगर आएगा न्यूमेरिकल का, हम प्ले लिस्ट बना के दे दिए, खाली एक चैप्टर का लाइट का नहीं करवाए हैं, अभी पूछ नहीं रहा है इसलिए नहीं करवाए हैं। कभी फुर्सत मिलेगा तो एक चैप्टर लाइट है, एक चैप्टर एसएचएम, 2 वीडियो हमको मात्र बनाना है, वो कभी हम बना के धर देंगे। इसलिए चेला हमारे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, उससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं जाएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप न्यूमेरिकल, अगर यहां हम न्यूमेरिकल नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहां प्ले लिस्ट बना हुआ है, यहां न्यूमेरिकल ई मत कहना गया मास्टर न्यूमेरिकल नहीं दे रहा, तो न्यूमेरिकल फंस गया। न्यूमेरिकल के प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाके उसको आराम से देख सकते हैं, एक एक करके चैप्टर वाइज बना हुआ है। और जो दो वीडियो और हमको बनाना है वो कभी हम बना देंगे, क्योंकि अभी पूछ नहीं रहा है इसलिए हम भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन ग्रुप डी में तो मामला सरिया के पूछेगा, इसलिए मामला गड़बड़ा जाएगा। कब क्या होगा सर, कहना मुश्किल है, इसलिए सोना नहीं है मेरे प्यारे सोनो, जगना है। और जगना नहीं है, उठना है, और हर हाल में विजय पताका तक अपने आप को हर हाल में लड़ाते रहना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक बार लीजिए हम सर, ध्वनि कंपन है, एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग भ्रमण करती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग। आई सर मिला दिए हैं तुम्हारा, जैसे हम मिलाएं वैसे ही मिला देगा। एक मात्रा में तरंग की प्रकृति क्या नहीं है, ऊंचाई सर नहीं है, बाद बाकी सभी प्रकृति है। ऊष्मा विकिरण होती है सर, ये ध्वनि यांत्रिक दाब तरंग 331 पहला ऑप्शन, दूसरा 332, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा प्रकाश तरंग के बराबर 3 × 10⁸ ये हो जाएगा सर। पेट्रोलियम 40 से 205 डिग्री सी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सी होता है। उसके बाद ये सर क्या है, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है, बेरियम सल्फेट निकालता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। एक परमाणु किसी अन्य तत्व से जब मिलेगा तो विद्युत ऋणात्मकता हो जाएगा, और अगर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता हो जाएगा, निकालेंगे तो आयनन विभव हो जाएगा। जिसकी परमाणु संख्या ज्यादा होगी उसका आयतन कम होगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति सर एक ही अलग है, Al2O3, क्योंकि ये उभयधर्मी है। मनुष्य में निषेचित अंडा सर गर्भाशय में, गर्भाशय ग्रीवा एक मार्ग है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग क्या होता है सर, वृषण होता है। प्रोस्टेट सर पैदा करता है और ऊपर होता है टेस्टिस से। नाखून काटते समय सर ई हो जाएगा, ई मतलब मार देना आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एकदम मानव वृक्क में पथरी कैल्शियम ऑक्सिलेट का बना होता है, अम्लीय खाना खाने से होता है। मानव श्वसन की अगर हम बात करें तो इसको सर ठीक कर दिए हम, आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा।
किसी व्यक्ति में पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है इंडोस्कोपी। ऑसिलोस्कोपी कुछ नहीं है, दोलन है। माइक्रोस्कोपी सूक्ष्म चीजों का दर्शन। और रेडियोग्राफ की अगर हम बात करें सर तो ये रेडियोलॉजी में यूज करते हैं। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी की लंबी आंत होती है, सेलुलोज को पचाने के लिए, और सर किसकी लंबी आंत होती है? खरगोश की, क्योंकि ये शाकाहारी है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मिलते हैं सर सुबह में। कल सुबह वाला क्लास पब्लिक कर दिया गया है, आप 9 क्लास पब्लिक है सर, आप उसको देखकर एंजॉय कर सकते हैं। और एकदम लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मम्मी पापा का चेहरा देखते रहिए और 16 घंटा मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।